गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज और आज अपनी इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। अगर कोई भी स्टूडेंट नया आया है तो वो जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकता है। हमने हरियाणा सीटी ग्रुप डी 2023 के नाम से प्ले लिस्ट क्रिएट कर रखी है, जिसमें हमारी जो प्रीवियस 26 क्लासें हैं वो आपको मिल जाएंगी, जो आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीटी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए आज की इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि सहा चौका खोरी का जो मेला है वो कहां पर लगता है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे मेले हैं जिनका आयोजन हरियाणा में किया जाता है अलग अलग जिलों में। तो आप मेरे को आंसर कर सकते हैं भाई, बुद्धो माता का मेला। ठीक है, किसके बारे में? बुद्धो माता का मेला है, ये हरियाणा में कहां पर लगता है। उसके बाद आप मेरे को आंसर करेंगे बुड्ढी तीज का मेला। बुड्ढी तीज का मेला है, ये हरियाणा में कहां पे लगता है। उसके बाद एक आएगा भगत पूरणमल का मेला। किसका? भगत पूरणमल का जो मेला है ये हरियाणा में कहां पर लगता है। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे सच्चा सौदा मेला के बारे में। किसके बारे में? सच्चा सौदा का जो मेला है ये हरियाणा में कहां पर लगता है। इसके अलावा आप मेरे को आंसर कर सकते हैं बाबा भूमन शाह का मेला। किसका? बाबा भूमन शाह का जो मेला है ये हरियाणा में कहां पर इसका आयोजन होता है। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास आता है गणगौर सांस्कृतिक मेला। कौन सा मेरे भाई? गणगौर सांस्कृतिक जो मेला है इसका आयोजन हरियाणा में कहां पर किया जाता है। एक रामदेव जी का मेला है। ठीक है, रामदेव जी का जो मेला है इसका आयोजन हरियाणा में कहां पे होता है। उसके बाद मेरे भाई एक छड़ियों वाला मेला आता है। ठीक है, छड़ियों का मेला, इसका आयोजन हरियाणा में कहां पे होता है। इसके अलावा आप मेरे को बताएंगे बाबा सिमरण दास का मेला। किसका? बाबा सिमरण दास का जो मेला है इसका आयोजन हरियाणा में कहां पे किया जाता है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं काली देवी का मेला। ठीक है, काली देवी का जो मेला है ये हरियाणा में कहां पे लगता है। ठीक है जी, उसके बाद एक बाबा आते हैं जिनका नाम रहेगा बाबा मुंगिप्पा का मेला। ठीक है, बाबा मुंगिप्पा का जो मेला है ये हरियाणा में कहां पर लगता है। इसके अलावा एक तीज का मेला बता देंगे मेरे भाई। किसका? तीज का मेला कहां पे लगता है। एक मेरे को पांडु मेला के बारे में बताएंगे आप। पांडु का मेला हरियाणा में कहां पे लगता है। और एक मेला आता है पांडु पिंडारा का मेला। किसका? पांडु पिंडारा का जो मेला है ये हरियाणा में कहां पर लगता है। अगर इस प्रकार से मेरे भाई आप चीजों को पढ़ते रहिए, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम स्कोर सिटी में होने जा रहा है। देखो मेरे भाई, अगर हम इनके आंसरों के बारे में बात करें तो बुद्धो माता का जो मेला है ना वो मेरे भाई मुबारिकपुर में लगता है। कहां पर लगता है? तो ध्यान रखेंगे मुबारिकपुर गांव में। ठीक है, और ये गांव रहेगा हमारा गुरुग्राम जिले में। कौन से जिले में? गुरुग्राम में। बुड्ढी तीज के मेले की बात करें तो मेरे भाई ये अलदुर्का गांव में लगता है। कहां पर? अलदुर्का गांव, और ये गांव भी कहां पे रहेगा? गुरुग्राम जिले में। भगत पूरणमल के मेले की बात करें तो मेरे भाई ये काशन गांव में लगता है, और काशन गांव भी कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में। अब देखो सहा चोखा खोरी के मेले की अगर बात करें तो ये मेला किसके लिए फेमस है। तो ध्यान रखेंगे ये मुस्लिम समाज के लिए लगता है। किसके लिए? मुस्लिम समाज के लिए। और ये मेला अपना कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में, गुड़गांव में। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बात आती है सच्चा सौदा का जो मेला है ये मेरे भाई कहां पे लगता है। तो ये जींद में लगता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो सच्चा सौदा का डेरा है उसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और वो कहां पर रहेगा? तो उसको तो सभी जानते हैं ना, सिरसा में रहेगा। ठीक है, उसके बाद बाबा भूमन शाह के मेले की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये भी सिरसा में लगता है। कहां पर? सिरसा में। गणगौर, देखो गणगौर एक हरियाणा में नृत्य है जो कि हिसार में प्रचलित है, लेकिन गणगौर सांस्कृतिक मेले की अगर बात की जाए तो मेरे भाई ये अपने हरियाणा की वन नगरी सिरसा में रहेगा। उसके बाद रामदेव जी के बारे में हमने कल ही पढ़ा था कि रामदेव जी का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हुआ था अली सैयदपुर गांव महेंद्रगढ़ में, और 21 जून को हम विश्व योग दिवस के रूप में बनाते हैं, जो कि हमने शुरुआत की थी कब? 2015 में। ठीक है, और रामदेव महेंद्रगढ़ से, लेकिन रामदेव जी का मेला लगेगा कहां पर? तो ये हमारा सिरसा जिले में। उसके बाद छड़ियों वाला मेला कहां पे लगता है मेरे भाई? ये अमूपुर गांव हो जाएगा। कौन सा? अमूपुर गांव। ध्यान रखेंगे करनाल जिले का।
करनाल जिले के अमूपुर में लगता है छड़ियों वाला मेला, बाबा सिमरन दास का मेला। यही वो मेला है जिसको हम कच्ची समाधि का मेला भी कहते हैं, और ये इंद्री में लगता है। कहां पर? इंद्री। और इंद्री कहां पे रहेगा मेरे भाई? करनाल में। उसके बाद काली देवी का जो मेला है ये मेरे भाई हांसी में लगेगा। कहां पर? हांसी, जो कि जिला ना होते हुए पुलिस जिला है। उसके बाद बाबा मुंगिप्पा के मेले की बात करें तो मेरे भाई रिवासा गांव में लगता है। कहां पर? रिवासा गांव में लगता है बाबा मुंगिप्पा का मेला, जो कि भिवानी जिले में आएगा। ठीक है। उसके बाद तीज का मेला, यहां पे कंफ्यूज मत होना, बुड्ढी तीज का मेला अलदुर का गुरुग्राम है, और तीज का मेला लगेगा हमारी वैज्ञानिक नगरी अंबाला में। पांडु का मेला कहां पे लगता है? और नीचे पांडु पिंडारा है, दोनों को ध्यान से पढ़ना है। पांडु का मेला लगता है मेरे भाई पपहाना गांव में। कहां पर? पपहाना गांव में। और ये जो पपहाना गांव है ये कहां पे रहेगा? ये मेरे भाई करनाल में रहेगा। जबकि पांडु पिंडारा मेले की बात करें तो मेरे भाई पांडु पिंडारा का मेला लगेगा हमारा जींद जिले में। ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बताया यह जाता है कि महाभारत का जो युद्ध था कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, जो पांडव थे ना उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या है उसी की प्रतीक्षा की थी स्थान पर, इसलिए इसको हम हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहते हैं। पांडु पिंडारा को क्या कहा जाता है? तो इसको हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। समझ गए? तो भाई साहब इसी प्रकार से आप मेरे साथ चीजों को पढ़ते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म कौन सी थी? अब देखो मेरे भाई पहली फिल्म के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि जी हरियाणा के इतिहास की पहली फिल्म थी धरती, लेकिन धरती ऑप्शन में नहीं है, तो धरती के बाद जो फिल्म होगी वो हो जाएगी। चलो एक बार से कर लेते हैं। आप मेरे को बताएंगे हरियाणा की प्रथम फिल्म के बारे में, हरियाणा की प्रथम फिल्म कब आई थी? ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आप बता देंगे हरियाणा की दूसरी फिल्म, हरियाणा की दूसरी जो फिल्म है ना इसके बारे में बता देंगे। उसके बाद सेंसर बोर्ड से मान्यता प्राप्त, किससे भाई साहब? सेंसर बोर्ड से मान्यता प्राप्त। ठीक है, मान्यता प्राप्त हरियाणा की प्रथम फिल्म है वो कौन सी होने वाली है? उसके बाद आप मेरे को आंसर करेंगे 1974 में मेरे भाई एक फिल्म आई थी, उसका नाम बता देंगे। उसके बाद आप आंसर करेंगे हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म, हरियाणा की पहली जो सफल फिल्म है इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है। उसके बाद हरियाणा की प्रथम सफलतम फिल्म भी बता देंगे। हरियाणा की प्रथम कैसी सफलतम फिल्म है ये कौन सी होने जा रही है? उसके बाद मेरे भाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, कैसी? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हरियाणा की पहली फिल्म। ठीक है जी। उसके बाद आगे अगर आप उन बात करें तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार, सॉरी दो राष्ट्रीय पुरस्कार, हाँ 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हरियाणा की पहली फिल्म, हरियाणा की कैसी मेरे भाई? पहली फिल्म। अब देखो भाई साहब एक फिल्म आई थी कौन सी? 2016 में, उस फिल्म का नाम और बता देंगे। इतना पढ़ लोगे तो बहुत है ना, और कुछ बच गया तो वो अगले क्वेश्चन के साथ कर लिया जाएगा। अब देखो हरियाणा की पहली फिल्म की मेरे भाई बात की जाए ना तो 1968 में आई थी, और उस फिल्म का नाम था धरती। कौन सी फिल्म थी वो? धरती। उसके बाद हरियाणा की अगर मैं दूसरी फिल्म की बात करूं ना तो मेरे भाई ये आई थी 1970 में, और इस फिल्म का नाम था हरफुल सिंह जाट जुलानी। कौन सी थी? हरफुल सिंह जाट जुलानी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे जाट जुलानी, जिसका निर्देशन किया गया था आनंद सिंह पांडला के द्वारा। आनंद सिंह के द्वारा, जो कि पांडला गांव से आते थे, तो पूरा नाम आनंद सिंह पांडला, कुरुक्षेत्र, इसी ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। और हरफुल सिंह जो जाट जुलानी है ना इसका किरदार निभाने का काम किया था। अब देखो मेरे भाई जो हरफुल सिंह जाट जुलानी है ना इसके ऊपर एक फिल्म बन गई, तो ये व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, इसकी पहचान किस रूप में थी? तो ध्यान रखेंगे हरफुल सिंह जाट जुलानी, जिसको हम उत्तर भारत का रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं, वही हरफुल सिंह जाट जुलानी जिसको हम हरियाणा का सवा शेर कहते हैं। इस व्यक्ति का जन्म मेरे भाई 1892 में भिवानी में हुआ था, लेकिन बताया जाता है ये जाकर बस गए थे कहां पर? जुलाना जींद में। ठीक है, और उसके बाद ये प्रसिद्ध कब हुए? तो बताया ये
जाता अंग्रेजों का समय था और अंग्रेज चला रहे थे फतेहाबाद में गोहत्था। और ये बात पता लगती है किसको, हरफुल सिंह जाट चुलानी को, अपने कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़ता है उस गोहत्थे में गायों को आजाद कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए। और बताया ये जाता है जैसे इसके दोस्तों ने वहां पर जो कड़ा पहरा देखा तो वो घबरा गए और वो इस हरफुल सिंह जाट चुलानी का साथ छोड़ के आ गए थे, ठीक है। लेकिन हरफुल सिंह जाट चुलानी वो बड़े बहादुर व्यक्ति थे और उन्होंने इस गोहत्थे से गायों को मुक्त कराया। बहुत सारे अंग्रेजों को मार डाला इसने और उसके बाद जो अंग्रेजी पुलिस है ना वो इसके पीछे पड़ गई, ठीक है। और पड़ गई तो भाई बात थी 1930 की और 1936 तक ये जैसे तैसे अंग्रेजों से बचते रहे और फाइनली 1936 में पंजाब से इसको गिरफ्तार किया जाता है और फांसी की सजा सुनाई जाती है। और बाद में इसके शव को सतलुज नदी में बहा दिया जाता है। इसके परिवार वालों को इसका शव तक नसीब नहीं हुआ था। ये थे हमारे हरफुल सिंह जाट चुलानी। और ये जो हमारे हरफुल सिंह जाट चुलानी है इसको हमारे हरियाणा के लोगों के द्वारा, हरियाणा की पंचायतों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, एक उपाधि प्रदान की जाती है और इसे कहा जाता है, ये तो हमारे हरियाणा के क्या है, सवा शेर हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा के सवा शेर हरफुल सिंह जाट चुलानी। सेंसर बोर्ड में मान्यता प्राप्त हरियाणा की पहली फिल्म है ना वो मेरे भाई कौन सी रहने वाली है, तो ध्यान रखेंगे उस फिल्म का नाम था कौन सी, वीर शेरा, ठीक है। तो वीरा शेरा का नाम ध्यान रखेंगे और ये फिल्म आई थी 1973 में। 1974 में वीर घटोत्कच का नाम ध्यान रखेंगे, किसका, वीर घटोत्कच का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, घटोत्कच। उसके बाद हरियाणा की पहली सफल फिल्म तो आप सभी जानते होंगे ना 1983 में आई थी और उस फिल्म का नाम था बहू रानी, ठीक है। किस विषय के ऊपर थी ये फिल्म, तो ध्यान रखेंगे ये फिल्म थी विधवा पूर्ण विवाह के ऊपर, ठीक है। जो विधवा पूर्ण विवाह की कुर्तियां थी ना उसी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी, इसीलिए ये फिल्म सफल हो जाती है। और सबसे सुपरहिट फिल्म हरियाणा की वो 1984 में आई थी और उस फिल्म का नाम तो आप सभी जानते हैं, क्या होगा भाई मेरे, चंद्रावल, ठीक है। तो इस फिल्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। इस फिल्म के जो निर्माता और निर्देशक हुए हैं ना उनका नाम था क्या, देवी शंकर प्रभाकर और जयंत प्रभाकर। इसकी जो कहानी लिखी गई थी ना वो देवी शंकर प्रभाकर और उसी की पत्नी जिसका नाम था उषा शर्मा, उसके द्वारा इसकी कहानी लिखी जाती है। और कहानी किसके ऊपर आधारित थी, तो ये एक प्रेम कथा की फिल्म रहेगी जो कि हमारे लोहार लड़का सूरज और एक लोहारी लड़की थी जिसका नाम था क्या, चंद्रावल, उन्हीं की प्रेम कहानी थी, उसके ऊपर ही क्या थी ये आधारित थी, ठीक है। और प्रेम कहानी वाली फिल्म तो वैसे भी भाई साहब क्या हो जाती है, सुपर हिट ही जाएंगी, ठीक है। और वैसे आपने गाना भी सुना होगा ना मासूम शर्मा का, गाड्या में एक लुहारी लागे से घनी रे प्यारी, दामन की झोल पड़े थी छोरो रे न्यारी न्यारी, पहरे से कुर्ता धोला छोरी से बम्ब का गोला, कोई मिलवा दो रे जोड़ा हांडे कुआरी। अरे गुरुजी हमारे होते हुए कैसे कुआरी मिलवा दो, धुआं धुआं कर देंगे, आग लगा देंगे गुरुजी। अरे रुक जाओ, बकवास मत करो, पढ़ लो चुप चल रहा, ठीक है। उसके बाद भाई साहब राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की जो पहली फिल्म थी ना वो कौन सी हो जाएगी, तो वो थी हमारी लाडो। और ये लाडो कब आई थी, तो ध्यान रखेंगे ये आई थी सन 2000 में। उसके बाद दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म है, ये कौन सी हो जाएगी, तो मेरे भाई इसका नाम था पगड़ी दी ओनर। क्या हो जाएगा, पगड़ी दी ओनर। और ये कब आई थी, 2015 में आई थी, ठीक है। उसके बाद 2016 में कौन सी आई, तो उसका नाम हो जाएगा मेरे भाई सतरंगी, ठीक है जी, समझ गए। अरे ज्यादा मत खिलखिलाओ, ठीक है। चलो आगे। उसके बाद आती है चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां स्थित रहेगा। अब देखो भाई साहब हरियाणा में प्रजनन केंद्र की बात करें तो बहुत सारे प्रजनन केंद्र हैं। अब देखो चिंकारा प्रजनन केंद्र के बारे में आपसे पूछ लिया, अगर क्वेश्चन आ जाए म्यूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, क्या म्यूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये हरियाणा में कहां पर रहने वाला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए काला हिरण प्रजनन केंद्र, ठीक है, काला हिरण प्रजनन केंद्र ये हरियाणा के किस स्थान पे रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए काला तित्र प्रजनन केंद्र, क्या काला तित्र
प्रजनन केंद्र ये हरियाणा में कहां पर रहेगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसके बारे में, तो एक फीजेंट तितर प्रजनन केंद्र आता है। कौन सा? फीजेंट तित्र प्रजनन केंद्र ये हरियाणा में किस स्थान पर रहेगा? एक आप मेरे को आंसर कर सकते हो चिड़िया प्रजनन केंद्र के बारे में। चिड़िया प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर रहेगा? और लास्ट आप आंसर कर सकते हो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है ये हरियाणा में कहां पर रहने वाला है? कौन सा? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो भाई साहब इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते जाइए। म्यूर और चिंकारा की मेरे भाई बात करूं ना, तो ये झाबुआ में रहेगा। और झाबुआ हरियाणा के किस जिले में? पित्तड़ नगरी रेवाड़ी। उसके बाद काला हिरण प्रजनन केंद्र की मेरे भाई बात की जाए ना, तो ये हमारा पीपली में रहेगा। ठीक है, पीपली किस नेशनल हाईवे पे है? 44 पे। काला तितर जो प्रजनन केंद्र है ये कहां पे रहेगा मेरे भाई? तो ये भी हमारा पीपली में रहेगा, कुरुक्षेत्र। फीजेंट तितर तो मेरे भाई ये स्पेशल ध्यान रखना है, मोरनी का पेपर में आएगा तो मोरनी और पिंजौर दोनों ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, तो मोरनी पंचकुला में कौन सा? फीजेंट तितर प्रजनन केंद्र। चिड़िया प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये भी कहां पे रहेगा मेरे भाई? मोरनी में रहेगा। मगरमच्छ की करें तो मेरे भाई ये भोर सैदान में। कहां पे? भोर सैदान। और ये कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है जी। चिंकारा प्रजनन केंद्र तो मेरे भाई ये कैरू भिवानी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरू भिवानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हरियाणा उच्च न्यायालय कहां कार्यरत है? अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने करवाया था, सभी ने गलत आंसर दिया था। ठीक है जी, और आज समय आ चुका है सही आंसर देने का। ठीक है, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो कमेंट में फटाफट मैं इधर लिखूंगा और आपको फटाफट आंसर करने हैं। ठीक है, और खासकर जो पिछले में आपने गलत बताया था, संदीप तंवर आपने भी गलत बताया, रवि तायल जी ने भी गलत बताया था, बीके हरियाणवी ने भी गलत बताया था, और भाई साहब कल्पना उज्जवल है, इन्होंने तो ये तो हमेशा गलत बताती है, ये तो कभी सही बताती नहीं। ठीक है, और ये एकता सपना, भाई सभी ने क्या करना है? आंसर बताने हैं। ठीक है, एक वर्षा भी कल रूस रही थी भाई। अब तू बता, इतनी बड़ी होगी तू रूसन जोगी थोड़ी है कि मेरा नाम ना लियो। ठीक है, तो आज ले दियो, ले के मिल गया भाई, बरस गयो राम जी, बरस गयो। ठीक है, तो इतनी परेशान मत हो अगर मेरा नाम ना लियो है को। ठीक है, तो ले आज ले दिया भाई। अब देखो भाई, हरियाणा उच्च न्यायालय कहां कार्यरत है? ठीक है, और कुछ भाई साहब आते हैं। ठीक है, जैसे वो एक बिट्टू है, तो भाई इनके कमेंट पे ध्यान मत दिया करो। एक वो नीतू शर्मा है, आप लोग मत ध्यान दिया करो। ठीक है, नीतू शर्मा को तो मैंने देखा, उसने तो इतने मतलब कि बकवास चीजें कर रखी है, एडवांस पे बताए जा रही है, सारे गलत बताए जा रही है, और एक सिंगल क्वेश्चन सही नहीं बताया तूने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब इसके पास अधूरा ज्ञान है। और एक चीज और बता देता हूं मेरे भाई, मैं जो यहाँ पे बताता हूं ना, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा होता है अपना। ठीक है, अब कोई एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाए ना, वो ये मत समझना भाई मैंने गलत बता दिया, वो फलो में हो जाता है। देखो इतनी स्पीड से मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, इस स्पीड से आप खुद भी किताबों को नहीं पढ़ सकते मेरे भाई, गारंटी देता हूं मैं इस चीज की। और आपको तो बहुत ज्यादा, जो अभी अब जुड़े हुए हैं, शुरू से क्लास ले रहे हैं ना, उसको तो भाई साहब बहुत ज्यादा यहां से फायदा होने वाला है। और वो आपको जब एग्जाम की डेट आएगी ना, तब पता लगेगा। ठीक है, खुद से आप पढ़ोगे, मान लिया किताबों से पढ़ने लगे, रिवीजन करने लगे, तो आपको जहां पे क्या नाम है 2 घंटे लगेंगे ना, वो काम मैं 40 मिनट में करा सकता हूं। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है मेरे अंदर, इतनी क्षमता है, मैं चीजों को इतनी फास्ट करवा सकता हूं, इतनी एनर्जी के साथ। ठीक है, और लगातार 12-12 13-13 घंटे में पढ़ा सकता हूं मेरे भाई। ठीक है जी, और मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, तो इस चीज को लेके आप बिल्कुल निश्चित रहिए, जब समय आएगा तो आपका टाइम भी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और आप रिवीजन करेंगे मेरे भाई 2-2 दिन में, उस रिवीजन को मैं 6 से 7 घंटे में करवा दूंगा। ठीक है, तो ये जो स्पीड मैंने बना रखी है ना, आप क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्पीड के अनुसार ढल जाएंगे। अब कहीं पे भी किसी भी चैनल पे आप जाके देख लेना, वो बिल्कुल धीरे धीरे चीजों को पढ़ाते हुए चलते हैं। जो चीज आप खुद से आधे घंटे में पढ़ सकते हो, उसके लिए आपको कितना 1.5 घंटा खराब करना पड़ता है। जबकि अपनी क्लास में आपने एक चीज तो ऑब्जर्व करी होगी, अगर आप शुरू से हमारी क्लास देख रहे हैं, कि भाई जो चीज है ना, हम कितनी देर में खुद से 1 घंटे में पढ़ते हैं। ठीक है, या खुद से 2 घंटे लगा हुआ, खुद से आप 2 घंटे में पढ़ते हो ना, उस चीज को मैं आधे घंटे में आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, और इसको आप कभी भी ऑब्जर्व करके देख लेना। अब देखो मेरे भाई, ज्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी खास बात है, मैं कभी भी समय इतना खराब नहीं करता, चाहे फिर वो ऑफलाइन क्लास हो, चाहे फिर वो ऑनलाइन क्लास हो। ठीक है, पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान। अब देखो, हरियाणा उच्च न्यायालय कहां कार्यरत है?
अब देखो सबसे पहले बात ये आती है कि जो हमारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट था ये सबसे पहले कहां पे स्थापित हुआ था? क्या पंजाब व हरियाणा जो हाई कोर्ट है, समझ गए, हरियाणा हाई कोर्ट है, ये सबसे पहले कहां पर स्थापित हुआ था? ठीक है जी, सभी को पता होगा इसका। तो उसके बाद वो जीओआई एक्ट था ना, वो कौन सा आया था? उसके बाद इसकी जो स्थापना है ना, किस एक्ट के तहत, और इसकी स्थापना कब हुई थी? उसके बाद इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे ना मेरे भाई, वो कौन थे? ठीक है, फिर आपको पता है हमारा देश हो गया भाई स्वतंत्र, हम आजाद हो गया, ठीक है, और स्वतंत्रता के समय, ठीक है, फिर क्या करना पड़ा? तो आपको पता है कि स्वतंत्रता के समय जो हाई कोर्ट है ना वो हमें बदलना पड़ा, और उसके पीछे रीजन ये था कि अपने भारत के दो टुकड़े हो गए, एक भारत और एक दूसरा पाकिस्तान। तो फिर इसको लेके आया गया और स्वतंत्रता के बाद कोर्ट को कहां पे लेके आए? ठीक है, और उस समय पे इसका मुख्य न्यायाधीश है ना वो मेरे भाई कौन था? ठीक है जी, अब देखो स्वतंत्रता के बाद उसके बाद हमारा जो हाई कोर्ट है ना वो मेरे भाई शिमला से ट्रांसफर होके कहां पे गया? चंडीगढ़ गया। ठीक है, और शिमला से चंडीगढ़ कब गया ये डेट बताएंगे। ठीक है, उस समय पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये आंसर बताएंगे। ठीक है, फिर आप मेरे को बताएंगे हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है जी, इसकी स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना के समय इसके मुख्य न्यायाधीश है ना वो मेरे भाई कौन थे? उसके बाद आपको आंसर क्या करना है? सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है, सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है किसके रूप में? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये किसका रहा है? और इसका आंसर बता देंगे तो फिर आप बता देंगे भाई इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम कार्यकाल है वो किसका रहा है? ठीक है, और एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिस मुख्य न्यायाधीश के ऊपर क्या चलाया? महाभियोग, महाभियोग है वो किसके ऊपर चलाया? ठीक है, और हाई कोर्ट जो हमारा है ना इसका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है? ठीक है, इसके बारे में बता देंगे। और कुछ बच गया तो थोड़ी देर में मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है भाई, अब देखो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी, कौन से एक्ट के तहत, और उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन आपको नहीं बताने, आपको स्वतंत्रता के समय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये बताएंगे संदीप तंवर। उसके बाद शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफर कब हुआ था ये कल्पना बताएगी। उस समय पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे उज्जवल बताएगी इसके बारे में। हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना इसके बारे में एकता आंसर देगी। ठीक है, उसके बाद रवि तायल बताएंगे जब हमारे हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना हुई उस समय पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है जी, उसके बाद क्या नाम है हमारा जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना इसको फिर से हमारे बिक्की हरियाणवी बताएगा भाई। ठीक है, महाभियोग की। और एक अपना रवि प्रकाश पता नहीं कहां गायब है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का जो वर्णन है ना वो किस आर्टिकल में आता, सपना बताएगी इसके बारे में। ठीक है भाई, सबसे लंबा कार्यकाल जो हुआ हाईकोर्ट का इसके बारे में कोई भी कमेंट कर सकता है, एनीवन दोनों क्वेश्चनों के बारे में, बाकी बच गए वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, और वो सबसे कम कार्यकाल है ना उसको तो रघु कर देगा भाई उसके बारे में कमेंट। ठीक है, समझ गए भाई। देखो जी, अब बात ये आती है, अब मैं आंसर करता हूं अपने मिला लेना मेरे भाई। ठीक है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सबसे पहले कहां पे था तो मेरे भाई इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में। ठीक है, उसके बाद बात आती है एक्ट कौन सा था तो ये हुआ था 1915 एक्ट के तहत। ठीक है जी, स्थापना कब हुई 1919। ठीक है, 15 का जो अधिनियम था उसके तहत 1919 में स्थापित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बनते हैं इसके 1920 में और वो थे अपने रेवाड़ी से सर शादीलाल। ठीक है जी, सर शादीलाल का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता के समय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन होता था तो भाई ये स्वतंत्रता के समय है ना अपना जो हाईकोर्ट है इसको हम उठा के ले आए थे कहां पर, शिमला में। ठीक है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश है ना उनका नाम था रामलाल। ठीक है भाई, रे भाई किसी से पूछा था वो देखता जाएगा। शिमला से चंडीगढ़ कब ट्रांसफर हुआ ये 1955 में हुआ, जिससे पूछा उसने गलत नहीं, आज तो सही दे दिया आंसर। उसके बाद मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो हमारे कौन रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश इसके कौन थे उस समय पे तो वो थे हमारे अमरनाथ भंडारी का नाम ध्यान रखेंगे। समझिए भाई अमरनाथ भंडारी है, ध्यान
ध्यान रख लेना, वर्ड मिस हो गया है। शिमला से चंडीगढ़ 1955 में, और उस समय पे मुख्य न्यायाधीश अमरनाथ भंडारी। हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना, अपना हरियाणा बना तब 1 नवंबर 1966, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश का नाम था मेहर सिंह, ठीक है। तो भाई ये नीचे नहीं दिख रहा तो ध्यान रख लेंगे, मेहर सिंह लिख दिया। जब हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, उस समय पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हमारे मेहर सिंह। उसके बाद सबसे लंबा कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के रूप में तो मेरे भाई वो रहा है अमरनाथ भंडारी का, ठीक है। अमरनाथ भंडारी सबसे लंबे समय तक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सबसे कम समय का जो कार्यकाल रहा है ये देवी सिंह तेवतिया का। किसका? देवी सिंह तेवतिया, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखेंगे, समझ गए। उसके बाद महाभियोग, ये भाई साहब रंगा स्वामी के ऊपर चलाया गया था। ये जो रंगा स्वामी है ना, ये मुख्य न्यायाधीश होते थे किसके? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के। इसके ऊपर महाभियोग चला दिया, लेकिन वो महाभियोग की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको कभी समझाएंगे, ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद हाई कोर्ट का वर्णन अपने संविधान के आर्टिकल नंबर 214 में स्पष्ट लिखा है कि भाई साहब प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। और जो हमारा एक्ट है ना 21, वही इस बात के बारे में बताता है कि पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट होगा। कौन से एक्ट में? एक्ट नंबर 21, ध्यान रखेंगे। और अपना जो ये पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट है ना, इसका वास्तुकार कौन रहा है, इसके बारे में अगर पूछ ले तो वो ली कार्बूजियर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें पढ़ते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा पशु फार्म, इसके बारे में ज्यादा भसड़ मचाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और ज्यादा कूद कूद के मत पढ़ियो, यो हिसार में रहे वो सब नवेरों से। उसके बाद आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, इसी के ऊपर अभी थोड़ा सा रिसर्च चल रहा है। उसके बाद आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो भाई साहब आरक्षित सीट नहीं है। मैंने आपको भाई साहब दिमाग कति मतलब ये सिड़ादियों से ये पढ़ाई के, ठीक है। आरक्षित सीट कौन सी, शहर कौन सी, कौन पहचान लो आराम से, ठीक है। नारनौल, मतलब कि ये क्या कह रहा है, जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो आपको बेरा ही है कि भाई महेंद्रगढ़ में कोई भी सीट के नहीं से आरक्षित नहीं है, ठीक है जी, आरक्षित नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अब कुछ सीट बताएंगे जो आरक्षित हैं, ठीक है। देखो भाई हमारे हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, 17 आरक्षित है, सभी को पता है, ठीक है। तो आपको वो बताना है 5 जिले ऐसे हैं हरियाणा के जिसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। 5 जिले जिसमें क्या नहीं है, आरक्षित सीट नहीं है। और वो 5 जिले कौन से पढ़ोगे? तो उसको मैं पहले ही पढ़ा देता हूं आपको। भाई साहब ये जो ऑप्शन में है यहीं से शुरू कर दो, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा महेंद्रगढ़, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो हमारे पास आएगा कौन सा? तो हमारे पास एक आएगा फरीदाबाद, ठीक है। कौन सा आएगा? फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद आगे चलेंगे तो मेवात में भी कोई सीट आरक्षित नहीं है। तीसरा हमारा आएगा चरखी दादरी, यहां पे भी आरक्षित नहीं है, ठीक है। चौथा हो गया ना, चौथा हो गया। और उसके बाद एक आ गया हमारा पंचमपुर, पंचकुला, ठीक है जी। 5 कुओं 5 नहरों से पंचकुला। तो ये 5 जिले हरियाणा में ऐसे हैं जहां पे कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरे भाई करनाल की आरक्षित सीट बताइए, अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरे भाई अंबाला की आरक्षित सीट बताइए, अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरे भाई सिरसा की आरक्षित सीट बताइए, मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे भाई कैथल की आरक्षित सीट बताओ, मैं आपसे पूछ लूं हिसार की आरक्षित सीट का नाम, अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरे भाई भिवानी, कल्पना आंसर दे भिवानी की आरक्षित सीट, ठीक है। उसके बाद रोहतक की आंसर, रोहतक की जो आरक्षित सीट है इसका आंसर उज्जवल देगी, ठीक है। उसके बाद आगे बात की जाए तो हमारी गुरुग्राम की आरक्षित सीट, ये एकता बताएगी गुरुग्राम की कौन सी सीट आरक्षित है, ठीक है। रेवाड़ी के बारे में सबसे आसान क्वेश्चन सपना से पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी भाई साहब आप हो, ठीक है, नाराज मत है जियो की गुरुजी मारो नाम ना लियो, ठीक है। तो ये बता दो नाम ना लियो तो थारो, चलो। हाँ देखो जी, करनाल की आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? निल्लो खेड़ी। उसके बाद अंबाला की आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? तो ध्यान रखेंगे मुलाना हो जाएगी। उसके बाद सिरसा की कालावाड़ी को नाम सुने उसे, कालावाड़ी, ठीक है। कैथल की गुल्ला, ठीक है जी, ये गुल्ला है। हिसार की उकलाना, समझ गए, अनूप धानक की सीट उकलाना। भिवानी से भवानी खेड़ा,
ठीक है। भिवानी से ध्यान रखेंगे बवानी खेड़ा के बारे में, रोहतक से कलानौर का नाम ध्यान रखेंगे मेरे भाई, क्या कलानौर, और गुरुग्राम की पटौदी ध्यान रखेंगे, और रेवाड़ी की कौन सी हो जाएगी, तो रेवाड़ी की बावड़, बनवारी लाल विधायक, यहां से केंद्र सरकार में मंत्री, समझ गए। चलो भाई ज्यादा कुछ नहीं करना, इस पे इतना टाइम नहीं देना था हमें। गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ, तो मेरे भाई बड़ा आसान है ये तो, और बड़ा आसान है तो ये कार का, ठीक है जी, कार का। अब आप मेरे को क्या बताएंगे, एमटीएसएल का नाम सुना है, या कि फुल फॉर्म लिख दो, कर लो कमेंट, लिखो फुल फॉर्म। उसके बाद किसके बारे में, मारुति सुजुकी उद्योग की स्थापना बताएंगे, मारुति सुजुकी उद्योग की स्थापना। फिर मेरे को बताएंगे विप्रो कंपनी है, ये कब स्थापित हुई थी। उसके बाद बेनेटन कंपनी के बारे में बताएंगे, बेनेटन कंपनी की कब स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग की स्थापना, किसके बारे में, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, ठीक भाई, इंग्लिश वीक है मेरी, समझ गए, तो ध्यान दे लेंगे, इसलिए मैं आधा हिंदी में लिख देता हूं आधा इंग्लिश में। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग की जो स्थापना है ये कब और किसके द्वारा की गई थी। एक भिवानी टेक्सटाइल मिल आती है, इसकी स्थापना के बारे में बता देंगे। एक बेलापुर पेपर इंडस्ट्री, क्या पेपर इंडस्ट्री है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये बता देंगे। एक मेरे को भाई पेपर मिल के बारे में बता देंगे, किसके बारे में, पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। और एक लास्ट बता देंगे सरस्वती शुगर मिल, किसकी, सरस्वती शुगर मिल। मेरा मन तो और भी पूछने का कर रहा है, ठीक है। और किससे पूछूं मैं, संदीप तंवर से पूछ लेता हूं। एक क्वेश्चन है यूरिया प्लांट, जल्दी से आंसर करेगा, टिप्पेगा नहीं रे। इसका यूरिया प्लांट बता दे कब स्थापित हुआ था, यूरिया प्लांट का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, ठीक है। इतने तो काफी है भाई साहब, आपका दिमाग छिड़ाने के लिए इतने क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अब देखो एमटीएसएल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है मारुति टेक्निकल सर्विस लिमिटेड, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, कहां पर हुई थी, गुरुग्राम में हुई थी। जो संजय गांधी थे उसी का सपना था कि मेरे देश का नागरिक कार में घूमे, और मेरे देश का नागरिक कार में कब घूमेगा, जब उसको सस्ती दरों में कार उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो उसी का उसने सपना देखा और ये कह दिया कि भाई हम एक कंपनी स्थापित करते हैं और वो बनाएगी कार। अब ऐसे बात थोड़ी बनती है कि कंपनी स्थापित करेंगे वो बनाएगी कार, अब हम तैयारी करते हैं अब हम नौकरी लगेंगे, ऐसे थोड़ी है भाई। सब कुछ कंटिन्यू करना पड़ता है, सिस्टम से एक रणनीति के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है जी। ऐसे ही आप अपनी तैयारी में एक रणनीति बना के आप काम करेंगे, ठीक है। हरियाणा जीके को अगर आप कंटिन्यू हमारी क्लास देख रहे हैं तो मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, पूरा 25%, एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने दूंगा, गारंटी है। जितना आप मेरे पे विश्वास करेंगे, ठीक है, उतना क्या नाम है मैं बेहतर करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है जी। सारे ऐसे उड़ा देंगे, जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाएगा ना क्लास का टाइमिंग बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई साहब हुआ क्या, मारुति टेक्निकल सर्विस लिमिटेड की स्थापना 1970 में कर दी गई। 10 साल बीत गए, कोई बड़ी उपलब्धि इनको हाथ नहीं लगी। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने साझेदारी की कि भाई अभी जापान में एक कंपनी है ना, वो क्या बना रही थी, कार बना रही थी, ठीक है, उसका नाम था सुजुकी, और इन्होंने सुजुकी के साथ साझेदारी कर ली, 26% हिस्सेदारी उनकी डलवा ली, ठीक है। और वो सुजुकी जापान की कंपनी थी, और बात कब की थी, 1981-82, ठीक है जी। दो अलग अलग डेटे बता दिए, रटना मत इसको, मारुति टेक्निकल सर्विस लिमिटेड 1970 और मारुति सुजुकी 1981-82 दिमाग में बैठा लेना। और पहली कार कौन सी आई थी, तो भाई साहब पुराने समय में देश में मारुति 800 आ जाती है, आदमी चौड़ को घूमया कर, तो ठीक है। और आज बताओ बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है, वो था ना एक पीछे वीडियो वायरल हो रही थी ऑडियो कि क्या नाम है इसी मारुति एल्टो जैसी, तो क्या नाम हमारी 800 भी वही कार है कि भाई ये तो हमारे क्या नाम टुच्ची पुच्ची गाड़ी तो घर के बाहर आई खड़ी है जी, पगले। देखो जी मारुति सुजुकी है 81-82 में आई थी, ठीक ना, सॉरी 81-82 में इसकी स्थापना हुई थी, और एक साल मैंने कार बना दी थी, कौन सी, 1983, और वो हमारी प्रिय कार मारुति सुजुकी 800, ठीक है जी मेरे भाई, मारुति सुजुकी 800। और जो कि हमने भाई साहब इतनी पॉपुलर कार हुई थी उस समय पे कि हमने विदेशों तक इसकी सप्लाई कर दी थी। पहला देश जिसमें हमने इसको निर्यात किया था हंगरी था, वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद विप्रो कंपनी मेरे भाई 1994-95 में आई थी, ये ध्यान रख लेंगे।
बेटन कंपनी लेदर के बैग जूते बनाती है 2008। और ये सारी कंपनी हमारी कहां पर है, तो वो हमारी द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम में रहने वाली है। उसके बाद हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, यो गलत करका होगा पेपर में, दारू एड़ा ध्यान रखियो, ठीक है। और दारू एड़ा की तरह रेवाड़ी में रहेगो, ठीक है जी। ए की स्थापना कब हुई थी, इरे लिख दूं सो मैं 1984 में स्थापना हुई थी। और इसको संस्थापक तो ब्रजमोहन मुंजाल, ठीक है। ब्रजमोहन मुंजाल ने हीरो की स्थापना करी थी। होंडा जापानी कंपनी थी, आपस में मिलकर चली, अब ये अलग बहेगी। तो ये आप ध्यान रख लियो, आपका काम कितनी चीज से, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, दारू एड़ा रेवाड़ी 1984, ब्रजमोहन मुंजाल ने इसकी स्थापना की। बीटीएम भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी 1937 भिवानी में, या ध्यान रख लियो। बीटीएम की स्थापना 1937 है। बेलापुर पेपर इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना ये 1945। और बेलापुर की बात आ गई तो कौन सो, यो हमारो यमुनानगर, ठीक है जी। उसके बाद सरस्वती शुगर मिल की स्थापना मेरे भाई 1933 में हुई थी, ठीक है। कब, 1933। और उसके बाद मैंने पेपर मिल नहीं लिखा, ये लिख रखा ना। और पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1929 में हुई थी। पेपर मिल किधर रहेगी, तो पेपर सिटी यमुनानगर में रहेगी पेपर मिल। सरस्वती शुगर मिल किससे, या भी यमुनानगर में रहेगी। और यूरिया प्लांट, हाँ भाई संदीप तंवर गलत बता दिया, अगर टीप के बता दियो तो ध्यान रखेंगे। यूरिया प्लांट की स्थापना जो हुई थी ना, वह मेरा भाई 1 सितंबर 1979 में हुई थी, ठीक है जी। 1 सितंबर 1979। और हेडक्वार्टर को रहने वालों से कितने, नोएडा, समझ गए भाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। कुरुक्षेत्र, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई। बोर सैदान में कौन सा प्रजनन केंद्र रहेगा, तो वो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रहेगा। इसका आंसर मगरमच्छ। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, इस पे हम ज्यादा वक्त नहीं खराब करेंगे, ठीक है, फिर कभी कर लेंगे इसको। अभी बस इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर लगवा देता हूं। और इसका आंसर क्या होगा, तो भाई जनसंख्या सारा ज्यादा किससे, फरीदाबाद में। उसके बाद पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है। अब देखो पश्चिमी यमुना नहर से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस पश्चिमी यमुना नहर का ना दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या रहने वाला है, ये बताएंगे। इसका जो सर्वप्रथम निर्माण किया था वो कब किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम इसका निर्माण कब किया गया था, कौन सी सदी में किया गया था, ये बता देंगे। इसका जो पुनः निर्माण है ये कब किया था, ये आंसर करेंगे। उसके बाद ये बंद कब हो गई थी ये नहर, ये बताएंगे। अंग्रेजों ने इसका कार्य कब शुरू किया, ठीक है। अंग्रेजों ने जो कार्य है ना वो कब शुरू किया, उसके बाद आप बताएंगे इस कार्य को पूरा कब किया अंग्रेजों ने, इसको पूरा कब किया। उसके बाद आप बता देंगे ये कहां से निकलती है, ताजेवाड़ा बैराज से। और जो ताजेवाड़ा बैराज है उससे इसको कब जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ने का जो कार्य है वो कब किया गया था। और ताजेवाड़ा की बात आई गई तो क्यों कंफ्यूज क्यों रखो, ताजेवाड़ा बैराज की स्थापना कब हुई थी, यह बात भी आप मेरा को बता देंगे, ठीक है। उसके बाद इससे हमारी कितनी भूमि सिंची जाती है, ठीक है, कितनी भूमि है वो यहां से सिंची जाती है। और उसके बाद आप मेरे को बताएंगे किसके बारे में, इसकी कुल लंबाई कितनी है ये बता देंगे, ठीक है। मतलब कि इसको दो तरीके से लिखता हूं मैं, एक तो इसकी लंबाई बता देंगे वो कितनी रहेगी, और एक इसकी कुल लंबाई यानी कि ब्रांचों सहित जो लंबाई है वो कितनी रहने वाली है। और 4 ब्रांचों के नाम भी आप यहां पे लिखवाने का काम करेंगे। अब देखो एक एक करके आपके दिमाग में डाटा सेट हो जाएगा। दूसरा नाम मेरे भाई इसको मुगल वाली नहर के नाम से जानते हैं। कौन सी, मुगल वाली जो नहर है ना वो इसको कहा जाता है। सर्वप्रथम निर्माण मेरे भाई 12वीं सदी में किया था, और वो राय पिथौरा जिसको हमें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया। पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था, और उस व्यक्ति ने 1335 ईस्वी में करवाया। किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक जी ने करवा दिया इसका निर्माण। बंद भाई साहब अवसादन के कारण नहर बंद हो गई थी, अवसादन के कारण नहर 1750 ईस्वी में बंद हो गई थी। अंग्रेजों ने जब भारत पे हरियाणा पे अधिकार किया उसकी नजर इस नहर पे पड़ती है, और उनको इनकी जो महत्वपूर्णता है, इंपोर्टेंस, उसके बारे में पता लगता है। और अंग्रेजों ने क्या 2 इंजीनियर वगैरह बुलाए, और 1812-13 ईस्वी में इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू करवा दिया जाता है। एक बार इस डेट को चेक कर लेना, 1812-13 है या
या फिर 1817 है, प्लीज मेरे भाई एक बार चेक कर लेना। उसके बाद कार्य पूरा होता है इसका 1832-33, ठीक है, प्लीज एक बार इसको चेक करेंगे। उसके बाद ताजेवाड़ा बैराज को जोड़ने का काम कब किया था? 1879 में किया था। ताजेवाड़ा बैराज कब बना था? 1873। कंफ्यूज होगा, पक्की बात सही, कंफ्यूज होगा उरे, ठीक है। ताजेवाड़ा बैराज पूछा तो 1873 में बने हो, तो नहर जोड़ी गई थी 1879 में, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूं, वैसे भाई साहब मेरा था तो कंफ्यूजन थारी दूर हुआ है। यो ताजेवाड़ा बैराज, ठीक है। अब उरे पानी पानी एक उड़ान निकाल दिए, एक उड़ान या पूर्वी या पश्चिमी, पूर्वी नहर है या पूर्वी जो अपनी यमुना नहर से या उत्तर प्रदेश में सिंचाई करे से, और या जो से अपना हरियाणा में करे से, यह चीज जो बनाई गई थी ना, यो ताजेवाड़ा बैराज जो कि 1873 में बनायो गयो। और ये दोनों नहरू रात जोड़ के पानी निकालने को काम जो करो गयो थो वो 1879 में करो गयो थो। क्लियर? अब आ जाओ, कितनी भूमि सींचती है भाई साहब मेरे? तो ये हरियाणा की भाई साहब बहुत ज्यादा, 5 लाख हेक्टेयर, ठीक है। कितनी? तो ध्यान रखेंगे 5 लाख हेक्टेयर भूमि यहाँ पे सिंचाई की जाती है। और किन किन जिलों में सिंचाई की जाती है? 4 जिले दिल्ली से पहले जहां से यमुना नदी निकलती है वो ध्यान रख लेंगे। कौन कौन सा? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यहां से यमुना नदी गई, ठीक है। 2 जिले और ऐड कर देंगे, रोहतक और जींद, रोहतक और जींद, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कहां पर? रोहतक और जींद, और इसके अलावा यमुनानगर, और यमुनानगर के साथ करनाल, और उसके बाद एक हमारा पानीपत, और एक कौन सा हो जाएगा? सोनीपत, ठीक है। हो गया काम। अब इधर क्या लिखवाया था? इसकी ब्रांचें भी हैं भाई, ठीक है, और इसकी ब्रांचों के बारे में फिर कभी पढ़ेंगे, अभी इतना पढ़ लोगे काफी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद 1857 की क्रांति में किस जिले का सबसे ज्यादा योगदान रहा? ये क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है तो मैं कुछ पहले बातें बताई थी उनके बारे में पूछ लेता हूं। भाई साहब अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? हरियाणा में किसकी? 1857 की जो क्रांति है ना, यह की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है जी, या शुरू कब हुई थी वह डेट बता दोगा। फिर आपने बताओगा हरियाणा में 1857 की क्रांति जो है ना, इस क्रांति की सफल शुरुआत, ठीक है जी। 2 नंबर। तीसरो के बता दोगा, अपनो एक जिलो है रोहतक, ठीक है, और जो रोहतक है ना, इस रोहतक से क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, रोहतक जिले से क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन ये बता दोगे, जो हरियाणा से क्रांति का अंत कब हुआ था? हरियाणा से 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति का अंत है, ये कब हुआ था? जल्दी से आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। जब आप आंसर करना सीख जाएंगे तभी तो चीजें याद रहेंगी मेरे भाई, तो फटाफट से इसका आप आंसर करते चले जाएंगे, ठीक है जी। अब देखो, अब देख लो भाई, उड़ान ने ठीक कर दी हमने जय। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, ठीक है, लेकिन क्रांति सफल नहीं हुई, ठीक है। एक था भाई साहब दोगला आदमी श्याम सिंह, है ना, वह अंग्रेजा थे, सारी चीज जाकर बता दी कि भाई इस प्रकार से योजना बनाई जा रही है, और उसको असफल कर दिया, ठीक है भाई, समझ गए, उसका भी भला हो। उसके बाद हरियाणा में 1857 की क्रांति की सफल शुरुआत मेरे भाई ये 13 मई को हो जाती है 1857 को, समझ गया। करेंगे कभी डिटेल से चर्चा। रोहतक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? रोहतक में क्रांति की शुरुआत मेरा भाई 24 मई 1857। जो आपसे वादा किया है ना वो तो मैं पूरा करूंगा ही, कि डेट एक के भाई साहब नहीं रटवा दी ना तो मैंने बता दी बेच सकते हैं, ठीक है। वह के बाद हरियाणा में 1857 की क्रांति का अंत कब हुआ था? तो वह भाई साहब डेट थी 16 नवंबर 1857, और वो लड़ाई लड़ी गई थी नसीबपुर की लड़ाई, जो कि अपने महेंद्रगढ़ जिले में हुई थी, नसीबपुर में, नारनौल में। राव तुलाराम जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है जी। तो इसमें बहुत रहेगा, फिर कभी डिटेल से चर्चा कर लेंगे। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है या सेकंड लास्ट? और भी है इसके साथ, पहले इसको कर लेते हैं। ये जो खिलाड़ी राममेर सिंह है ना, इसका किस खेल से संबंध है? तो भाई साहब छोटा सा क्वेश्चन है, और ध्यान रख लेंगे राममेर महला वो मत कर दियो, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये कबड्डी के खिलाड़ी रहेंगे, समझ गए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, झमाझम तरीके से क्वेश्चन को सुलझा दिया जाए, ठीक है जी। और इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप मेरे को बताने की क्या नाम है चेष्टा करेंगे, ठीक है। अब देखो, सैया पर लेटे भगवान विष्णु की जो मूर्ति है सोनीपत में कहां से मिली है? कूद कूद के नहीं पढ़ने से यो क्वेश्चन तो सब सही करके आवेंगे, ठीक है, समझ गया। अब गलत के करके आवेंगे वो मैं बता देता हूं।
अब देखो भाई, आप तो ये पूछ ले कि भाई जो हमारे शिव जी है ना, उसकी प्रतिमा कहां से मिली है? लाल पत्थर से, ठीक है, लाल पत्थर से बनी है ना, गलत कर गावेगा, लाल पत्थर से बनी शिव भगवान की प्रतिमा, शिव भगवान की प्रतिमा हरियाणा में कितने मिली से, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पढ़ा के गया था, और वो क्या बताया था मैंने? पंचमुखी शिव भगवान की प्रतिमा, यो मैंने आपसे पढ़ा चुके हो, तो मेरो अधिकार साहब से पूछन को, पंचमुखी भगवान शिव की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा ये कहां से मिली है? ठीक है जी, दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अति प्राचीन, सबसे आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विष्णु भगवान की अति प्राचीन मूर्ति कहां से मिली है? किसकी? विष्णु भगवान की अति प्राचीन मूर्ति, ठीक है, बहुत पुरानी अति प्राचीन मूर्ति, ये कहां से मिली? फिर आपने क्या बताया होगा? श्री कृष्ण को बड़ो भाई तो बलराम, ठीक है जी, इस बलराम की मूर्ति हमें हरियाणा में कहां से मिली है? ये भी आप बता दोगे। फिर आप मेरे को दानवीर कर्ण की मूर्ति बताएंगे, ठीक है जी, दानवीर कर्ण की मूर्ति, और इसके साथ साथ आप मेरे को बताएंगे सूर्य भगवान की मूर्ति, किसकी? सूर्य भगवान की जो मूर्ति प्रतिमा, ये हमें हरियाणा में कहां से मिली है? और सूर्य भगवान का नाम आते ही एक आप मेरे को लास्ट क्वेश्चन बता देंगे, गुप्तकालीन सूर्य भगवान की प्रतिमा, गुप्तकालीन सूर्य भगवान की प्रतिमा, समझ गए? और भाई साहब लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट भर जाना चाहिए, ठीक है जी, समझ गए? फोन फोड़ दो फटाफट। गुप्तकालीन सूर्य भगवान की जो मूर्ति है, ये हमें कहां से मिली है? विष्णु भगवान की अति प्राचीन मूर्ति, लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की मूर्ति, पंचमुखी शिव भगवान की मूर्ति, बलराम की मूर्ति, दानवीर कर्ण की मूर्ति, सभी मूर्तियों के बारे में आप बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। एक चेनेस्टी का स्तूप भी मिला है ना, जो हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत है, फिर कभी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आधी चीजें तो भाई मैं वैसे ही बता देता हूं आपको, वैसे आपके दिमाग में याद रह जाएंगी। देखो, लाल पत्थर से बनी जो भगवान शिव की प्रतिमा है ना, ये मेरे भाई हरनौल का नाम ध्यान रखेंगे, किसका? हरनौल का। और ये हरनौल किस जिले में रहेगा? यमुनानगर में, ठीक है, पेपर सिटी यमुनानगर। पंचमुखी भगवान शिव की प्रतिमा की बात कराना तो यो ध्यान रख लियो, पेहोवा को नाम, क्या को? पेहोवा, जहां तक संदीप सिंह विधायक से, कुरुक्षेत्र, पेहोवा कुरुक्षेत्र। विष्णु भगवान की अति प्राचीन मूर्ति है, या मेरा भाई तोशाम मिली से, कहां से? तोशाम से। तोशाम की पहाड़ी भी आपने सुनी से ना, भिवानी में, जो कि अरावली पहाड़ी को ही के मानी जाओ से विस्तार। बलराम की मूर्ति कितने मिली से? ये अपना एक मठ है, स्थल बोहर मठ है ना, तो ये हमने कितने मिली है? ये अपन को प्राप्त हुई है स्थल बोहर से। और ये कहां पर रहने वाला है? तो ये हमारा रोहतक में रहने वाला है। दानवीर कर्ण की मूर्ति कहां से मिली मेरे भाई? तो ये हमें मिली करनाल से। उसके बाद सूर्य भगवान की मूर्ति कहां से मिली? तो ध्यान रखेंगे ये मूर्ति भी हमें करनाल से मिली, ठीक है जी। अब देखो, मैं दो क्वेश्चन एक साथ ले आया, सूर्य भगवान की मूर्ति और गुप्तकालीन सूर्य भगवान की प्रतिमा, दोनों में फर्क है। केवल सूर्य भगवान की पेपर में पूछ ली जावे तो वो क्या करोगा? आप करनाल करोगा, आंख मीच को सोचने की जरूरत ना, ऐसे इतना दिमाग मत लगाइयो, क्योंकि आपने अपना दिमाग लगा लियो तो क्वेश्चन गलत वैगो, ठीक है। और ये ध्यान रख लेना इसके बारे में, गुप्तकालीन सूर्य भगवान की मूर्ति है, ये मेरे भाई एक तो कहां से मिली हमें? अगरोवा से, और दूसरा कहां से मिली है? नचार खेड़ा से, ठीक है जी। अगरोवा कहां पे? हिसार में, और नचार खेड़ा कहां पे रहेगा? भिवानी में, ठीक है। तो यहां से मूर्तियां मिली है। तो मेरे भाई अब मेरा समय आ गया है आपसे विदा लेने का, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को विदा कर दीजिए, फटाफट कमेंट फूल वगैरह मार के, ठीक है। अरे कमेंट कर दिया करो मेरे भाई, इतनी बेहतरीन, इतनी एनर्जी के साथ, ठीक है। पता है इस क्लास को तैयार करने के लिए कितना टाइम लगता है, चीजों को सेट करने के लिए, ठीक है। तो भाई आपका इतना तो हक बनता ही है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। और इसके साथ आप वीडियो को शेयर भी किया करो, और जो शेयर करते हैं वो अपने दिमाग में मतलब ऐसे मत कर देना, इरिटेट से मत हो जाना कि गुरुजी रोज रोज आप शेयर की कहो, सो हमने तो घनी ही कर दी, ठीक है। जैने कर दी बहुत अच्छी बात से, जी तो नहीं वही से, जैने नहीं करी से वो जरूर कर दे, ठीक है। और एक वे भाई साहब ध्यान रखना, जो पूरी क्लास तो देख लेते हैं लेकिन बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सारी चीज करा करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन एनर्जी और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।